तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 ईस्वी में किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया। दोस्तों, जनवरी 2022 में किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया है, तो वो किया है पंजाब ने। किसने किया है राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान? तो पंजाब ने किया है। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में। और अगर ये बात करें कि पूछ ले क्वेश्चन की रथ यात्रा मेला कहाँ होता है, तो दोस्तों उड़ीसा के पुरी जिले में होता है। कहाँ होता है ये रथ यात्रा मेला? उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में होता है। और इसका आयोजन कब किया जाता है? तो जून और जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है इसका आयोजन? जून और जुलाई में। और इसका रथ यात्रा मेला जो है, तो इसका किस किस की रथ यात्रा होती है, किसकी रथ निकाली जाती है इस मेले में? तो बलराम जी की, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की रथ यात्रा होती है। किसकी रथ यात्रा होती है? बलराम जी का रथ निकलता है, श्री कृष्ण जी का रथ निकलता है और सुभद्रा जी का रथ निकलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? दोस्तों, सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया। किसके अवसर पर? सुशासन दिवस के अवसर पर। और इसका कब प्रारंभ हुआ? तो 25 दिसंबर 2021 को इसका प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 25 दिसंबर 2021 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल का शुभारंभ हुआ। अगर कहें सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? दोस्तों, कहाँ की गई? तो वो मेरठ में स्थापना की गई है। और किसके द्वारा की गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। और अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय क्या होगा, तो यही होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग महोत्सव का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों, लोसांग महोत्सव का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों, सिक्किम राज्य में किया जाता है। किसानों का त्योहार है ये। किसका त्योहार है? अगर आपसे पूछे कि ये लोसांग महोत्सव किसका त्योहार है, तो दोस्तों ये किसानों का त्योहार है। तो इसका आयोजन कब किया जाता है? तो फसल पकने पर इसका आयोजन किया जाता है। लोसांग महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? फसल पकने पर किया जाता है। और लोसांग महोत्सव किसका त्योहार है? तो ये किसानों का त्योहार है। और कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों देखिए, अभी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25वां। दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों, 25वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, तो उसका आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पुडुचेरी में। तो कब किया गया? तो दोस्तों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर किया गया। कब किया गया? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। अगर इसकी बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव को
राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी 2021 और 22 की थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है? 2021 की थीम थी इसकी युवा उत्साह नए भारत का, और 2022 की थीम क्या थी? सब कुछ दिमाग में है। तो क्या थी 2021 की थीम? युवा उत्साह नए भारत का। 2022 की थीम सब कुछ दिमाग में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 में आयोजन कहाँ किया गया था इसका? तो इसका आयोजन किया गया था पुडुचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुस्तक ममता बिमांड 2021 के लेखक कौन है? तो दोस्तों 2021 में एक पुस्तक लॉन्च हुई है ममता बियॉन्ड। तो इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जयंत घोषाल इसके लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? जयंत घोषाल। बीजेपी 2021 बंगाल चुनाव का कार्यक्रम, इसमें किसका क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसमें बीजेपी 2021 बंगाल चुनाव का कार्यक्रम के बारे में लिखा हुआ है। इस पुस्तक का नाम क्या है? ममता बियॉन्ड। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो जयंत घोषाल जी हैं। दोस्तों अभी आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखने लायक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर ये पूछ ले कि विश्व ब्रेल दिवस किसके जन्मदिन पर या किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये लुईस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे लुई ब्रेल। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 जनवरी 2022 लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों 3 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों लद्दाख में किया गया। तो ये किसका उत्सव है? तो ये जनजातियों का उत्सव। किसका? जनजातियों का उत्सव है। 3 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों 9 जनवरी को किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 9 जनवरी को किया जाता है। सर्वप्रथम इसका आयोजन कब किया गया? तो सर्वप्रथम इसका आयोजन 2003 में किया गया। और कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली से किया गया था। इसका आयोजन कहाँ से? नई दिल्ली से। सबसे पहले इसका आयोजन 2003 में किया गया और नई दिल्ली से किया गया है। और दोस्तों अगर बात करें कि 2022 की इसकी थीम क्या थी, तो इसकी 2022 की थीम थी प्रवासी भारतीयों की भूमिका। क्या थी इसकी 2022 की थीम? प्रवासी भारतीयों की भूमिका। तो ये प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो किसी वजह से विदेश में रहते हैं, जैसे कोई किसी वजह से काम करने के लिए विदेश में जाता है, वहाँ पर काम करता है, तो उन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो 9 जनवरी को किया जाता है। सबसे पहले कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? नई दिल्ली से किया गया था। और इसकी 2022 की थीम की बात करें तो प्रवासी भारतीयों की भूमिका। प्रवासी भारतीय मैंने आपको बता ही दिया है, जो किसी वजह से विदेश में रहते हैं उन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो विदेश मंत्रालय जो है उसने पासपोर्ट का कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी को चयन किया है? तो TCS को किया है। किसे चयन किया है? किसे चुना है? TCS कंपनी को चुना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? दोस्तों किस देश की मुद्रा है ये नगुल्ट्रम? तो भूटान की मुद्रा है। इस मुद्रा को भूटान ने किस समय अपनाया था? दोस्तों इस मुद्रा को भूटान ने 1974 ईस्वी में अपनाया था। कब अपनाया था?
1974 ईस्वी में अपनाया था। नगुल टर्म याद रखना है आपको ध्यान से। नगुल टर्म किस देश की मुद्रा है? तो नगुल टर्म भूटान की मुद्रा है, और इसको भूटान ने कब अपनाया? तो 1974 में अपनाया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे, तो किसके प्रतिपादक थे? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, कथक के, कथकली के, कुचिपुड़ी के, भरतनाट्यम के। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खाट सही हो जाएगा। दोस्तों कथकली के थे, तो गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। किसके प्रतिपादक थे? तो कथकली के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर आपका खा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। किसके प्रतिपादक थे? कथकली के। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के ने कौन सी वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दोस्तों 3 मई 1913 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1913 ईस्वी में की थी। और अगर डेट की बात करें तो 3 मई को फीचर फिल्म तैयार की थी। 3 मई 1913 दादा साहब फाल्के की जो पहली फिल्म थी, या फिर आप पहली फिल्म कह सकते हैं कि पहली फिल्म कब तैयार हुई थी? तो 3 मई 1913 को तैयार हुई थी। और इस फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था इस फिल्म का? राजा हरिश्चंद्र। तो ये पहली बार कौन से थिएटर में चली थी? कौन सा थिएटर में? तो मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में चली थी। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली बोलती फिल्म क्या है, तो वो है आलम आरा। कौन सी फिल्म है? आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। और जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, वो पहली बोलती फिल्म नहीं थी, इसमें आवाज़ नहीं थी, सिर्फ चित्र दिखाई दे रहे थे। तो ये मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में चली थी पहली बार। चलिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके लिए बीटी बीज भी विकसित किया गया है? बीटी बीज किसके लिए तैयार किया गया है? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए या दालों के लिए? किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर खास ठीक हो जाएगा, कपास के लिए। यहाँ पर बीटी बीज कपास के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों अपना 14वां क्वेश्चन जो वो क्लियर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो तूफान भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब कैसा होता है? तूफान भविष्यवाणी कब की जाती है? जब वायुमंडल का दाब कैसा हो? सहसा कम हो। तो जब हमारा यहाँ पर आपको ऑप्शन दे सकता है, बढ़ जाता हो, कम हो जाता हो, या फिर और भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपको यहाँ पर कम हो जाए, जब उसका दाब जो होता है सहसा, यानी कि जब उसका वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, तब वो तूफान भविष्यवाणी की जाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वो बांग्लादेश के साथ है। और कितनी लंबी सीमा है? तो इसकी बात करें हम, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है। कितनी है? 4096 किलोमीटर तथा 700 मीटर लंबी सीमा है। और अगर बात करें कि किन राज्यों से टकराती है ये सीमा, तो हमारी त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से टकराती हुई जाती है ये रेखा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ठीक से समझ में आ ही गया होगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ टकराती है? तो बांग्लादेश के साथ टकराती है। और सबसे इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है ये। और किन राज्यों से होकर जाती है ये? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। चलिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के किस राज्य की सीमा चीन के साथ टकराती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है किन चीन के साथ टकराती है, दोस्तों किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ टकराती है। या आपसे पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य की सीमा जो है चीन के साथ टकराती है, तो आपका हिमाचल प्रदेश एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो किन्नौर जो है इसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। इसे देवताओं की भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर पांडवों का निवास हुआ करता था। पांडवों का निवास कहाँ हुआ करता था, किन्नौर में हुआ करता था। दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ टकराया, आपका सही आंसर हो जाएगा किन्नौर। चलिए आपका ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या है, तो दोस्तों है यहाँ हो जाएगा आपका सही आंसर लोधी वंश। कौन सा वंश है, लोधी वंश। इसके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। इसके संस्थापक थे लोधी वंश के बहलोल लोधी, और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है बार बार। अब ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका दिल्ली का सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, तो ये था लोधी वंश। और इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, और इसके जो आखिरी शासक थे वो हैं इब्राहिम लोधी। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। दोस्तों कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया, तो दोस्तों ये हमारा संपत्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। और ये कौन से अनुच्छेद के अधीन आता है, तो अनुच्छेद 300 का के अधीन ये एक विधिक अधिकार है। दोस्तों कौन सा अधिकार है, अनुच्छेद 300 का के अधीन ये एक विधिक अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता चल गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर का किला स्थित है। दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर का किला स्थित है, तो हमारा बांदा जिले में। आपका सही आंसर हो जाएगा बांदा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बांदा हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर का किला स्थित, तो आपको बांदा जिले में टिक कर देना है। चलिए आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सारी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे बार बार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।